नोटिफिकेशन, CDF का नोटिफिकेशन मामला जहाँ पे कल था, परसों था, उससे एक रोज़ पहले था और उससे भी एक दो रोज़ पहले था, आज भी वहीं पर है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, कहा गया कि वो लंदन से वापस आएंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। आज उनको पाकिस्तान आए हुए चौथा रोज़ है, लेकिन नोटिफिकेशन का कहीं कोई पेश रफ्त नहीं हो रही। इस मामले पर नोटिफिकेशन सामने नहीं आ रहा। हुकूमत के जो हामी हैं, उनके तजिया निगार हैं, उनके जो एंकर हैं, उनके जो सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को मुतमिन किया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ की तरफ से, जैसे कि आसमा शिराजी साहिबा हैं और इसके साथ साथ अबसार आलम हैं और दीगर हैं, उनकी तरफ से बार बार एक ही सवाल उठाया जा रहा है, आखिर का नोटिफिकेशन 27 को, 28 को और 29 को क्यों नहीं हुआ? और उसके बाद नहीं हुआ उस पर तो बाकायदा तबर्रा इनकी तरफ से, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से किया जा रहा है। अबसार आलम की तरफ से तो शदीद गुस्से का इजहार किया गया है। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके सामने, दुनिया के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि उससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो सकता है। तो इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? क्या इनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि वहाँ की जो बात करते, जैसे कहते हैं कोई सियासतदान और कुछ ऐसे हल्के जो सियासी हल्के नहीं हैं, उनकी तरफ से भी ये बात की जा रही है। तो क्या वहाँ से इनको कुछ ऐसा कहा गया है जो दुनिया के सामने रखने के लिए ये, या पब्लिक के सामने रखने के लिए तैयार नहीं है? कि अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर इस तरह से हो जाएगा। क्या अबसार आलम साहब ऐसी चीज़ें ही छुपा रहे हैं या पर्दापोशी उनकी कर रहे हैं? बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ और ना ही उसके होने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह की तरफ से इस पर मज़ीद अबहाम दूर करते करते मज़ीद अबहाम पैदा कर दिया गया है। उनकी तरफ से तो ये भी कह दिया गया है कि फील्ड मार्शल का अभी तकर्रर होना है। ये उन्होंने नहीं कहा कि उनका तकर्रर अभी नहीं हुआ, लेकिन उसका मकसद यही बनता है। और उनकी तरफ से फिर ये भी कह दिया गया कि अभी मज़ीद भी 2-4 दिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या 2-4 दिन मज़ीद लग सकते हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ से नेक नीयती से ऐसा कहा गया हो, लेकिन बहुत सी दास्तानें इस हवाले से सामने आ जाती हैं कि अंदर खाते चल क्या रहा है। आसमा शिराजी से गुफ्तगू करते हुए इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया आपके सामने रखते हैं। और फिर उधर देखिए कि फैसल वावड़ा साहब वो कितने ज़्यादा तैश में है, कितने ज़्यादा गुस्से में है, कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। साथ साथ उनकी तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसी की तैसी तहरीक इंसाफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, सब के लिए उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि इनके हलक से निकाल लिया जाएगा, कहाँ से डाला जाएगा, नाक से डाला जाएगा, कान से डाला जाएगा, आंखों से डाला जाएगा, या कहाँ से डाला जाएगा। जो ये कहते हैं कि हलक से नोटिफिकेशन निकाल लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और जिनका नोटिफिकेशन है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो किसी के सामने नहीं आया। बहरहाल हमारी भी ये राय है कि अगर ये बार बार नोटिफिकेशन कर दिया जाता तो इतनी हाइप क्रिएट ना होती, इतने ज़्यादा मसाइल हुकूमत के लिए ना होते। लेकिन इस हुकूमत की तरफ से जिनकी कोई इसे क्या कहें अहमियत नहीं है, सलाहियत नहीं है या औकात नहीं है, आप जीत के नहीं आए, जिस तरह से फॉर्म 47 पर आए हैं, तो आप कैसे तड़ियाँ लगा सकते हैं, कैसे धमकियाँ दे सकते हैं कि ये भी मान लिया जाए, ये भी मान लिया जाए। अगर आप लोग फॉर्म 45 पर आए होते तो कई फैसले कर सकते थे, लेकिन फॉर्म 47 पर आने वाले इतने बड़े बड़े फैसले नहीं करते। मैं आपको सुनाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब आसमा शिराजी के प्रोग्राम में, आसमा शहजादी के प्रोग्राम में क्या कहते हैं, किस तरह से उन्होंने अबहाम दूर करते करते मजीद अबहाम को बढ़ा दिया। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत चाह रही है कि उस पर वाइस चीफ को लाया जाए, और शायद दूसरी तरफ से ये इरादा है कि वाइस चीफ को ना लाया जाए, NSC को लाया जाए। तो क्या इसके ऊपर भी क्लैरिटी होनी चाहिए? तो ये सवाल तो उस वक्त पैदा होगा ना कि जब जो है वो CDF का तकर्रर हो जाएगा। जी, तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये सवाल या कोई भी सवाल उस वक्त पैदा होगा जब CDF का तकर्रर हो जाएगा, कमांडर डिफेंस फोर्सेस का तकर्रर हो जाएगा। क्या उनका तकर्रर नहीं हुआ? हम समझते हैं, पूरी कौम समझती है, और 27वीं आईनी तरमीम चीख चीख कर बता रही है कि उनका तकर्रर हो चुका है। राना सनाउल्लाह की तरफ से मजीद क्या कहा गया? CDF जो है उन्होंने रिकमेंड करना है किसी को, तो उसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। तो ये तो क्वेश्चन उस वक्त राइज होगा जब CDF का नोटिफिकेशन हो जाएगा
चार्ज संभालेंगे तो उसके बाद फिर उनसे कहा जा सकता है ना कि भाई आप किसी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करें। जी, तो वो कहते हैं कि जब वो चार्ज संभाल लेंगे, जब उनका तकर्रर हो जाएगा, फिर उनको कहा जाएगा कि इसको इस तरह कर दें, इसको इस तरह कर दें। और इनमें इतनी ज़्यादा कुव्वत आ गई, ताकत आ गई कि उन्हें कहेंगे कि इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। मज़ीद क्या कहते हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। या ना करें, क्योंकि ये ओहदा तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसका कभी तकर्रर हो जाता रहा और कभी नहीं होता रहा। तो कब आ रहा है सर नोटिफिकेशन पे? देखिए, इसकी टाइमिंग से मतलब जो है ये तो यानी जो रेलेवेंट ऑफिस है वो तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, तो उन्होंने इस बारे में अभी कोई जो है वो वजाहत ना करना मुनासिब समझी है, ना की है। तो अंदाजे से बात की जा सकती है और मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 दिन में जो है ये आ जाना चाहिए। जी, तो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से अंदाज़ा लगाया गया है कि अगले 2-4 दिन में आ जाना चाहिए। और ये वो बंदे हैं जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उनके करीब हैं, अंदर की बात इनसे ज़्यादा और किस को मालूम हो सकती है। तो बाकी जिस तरह से कोऑर्डिनेशन, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चल रहा था वज़ीर आज़म का और CDF साहब का, आर्मी चीफ़ का, उसको मिसाली ही करार दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी दौरे हुए हैं तकरीबन 90% दौरों पर फील्ड मार्शल साहब या उससे पहले वो आर्मी चीफ जनरल साहब इनके साथ ही हुआ करते थे। पाकिस्तान में बड़ी कोई शख्सियत आती थी तो उस मौके पर भी दोनों इकट्ठे मुलाकात किया करते थे, इस्तकबाल भी किया करते थे। सदर इस्लामाबाद दौरे पर आए हैं तो वहाँ पे जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं मौजूद तो वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब मौजूद नहीं थे। इसको ऐसी सूरत हाल को बड़ी ही शिद्दत से महसूस किया गया है कि एक पेज पर होते हुए कैसे फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे नहीं गए और वज़ीर आज़म साहब सदर को लेके वहाँ पे पहुँच गए और सदर साहब वहाँ पे हस्ब मामूल जिस तरह से दंदियाँ निकाल कर, यदान निकाल कर इस्तकबाल किया करते हैं, उसी तरह से सदर साहब की तरफ से ठंड से सर्द होते हुए, जैसे कि उन्होंने अपने कान लपेटे हुए, शायद उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहते, उन्होंने वहाँ पे जाके इस्तकबाल किया और फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे याद आ गया मोहम्मद खान जिन्हें साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में शिरकत के लिए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो गए और उनके साथ साथ और जनाजे में शिरकत के लिए सदर पाकिस्तान इसाक खान भी गए थे, लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं गए। सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कभी उनका हुआ करता था, लेकिन जब मोहम्मद खान जिन्हें साहब का इंतकाल हो गया तो ये लोग जो उनके पुराने साथी थे उनके जनाजे पर जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, एक सदर है, एक वज़ीर आज़म है, वहाँ जाके भी एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखते हैं तो कुहूर के देख रहे थे, माथे पर वट डाल के, माथे पर तेवड़ियाँ डाल के एक दूसरे को देख रहे थे। जिनकी गाड़ी छिनती थी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत उठाने के लिए जो साजिश की गई, इन्होंने इकट्ठे मिल के वो साजिश बुनी थी, लेकिन जब इनके माबैन दूरियां हुई तो इसी तरह से दूरियां महसूस हुई उस मौके पर जिस तरह से आजकल जनाब फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान महसूस हो रही हैं। और वो मामला फिर ज़्यादा देर तक चला नहीं था। जिस तरह से जनरल बाजवा साहब और इमरान खान के माबैन एक दरार पैदा हो गई थी तल्लुकात में और फिर वो शगाफ बन गए, इसी तरह से ये दरार इनके माबैन भी मुबैना तौर पर जो कुछ नज़र आ रहा है वो दरार पड़ चुकी है, जो शगाफ बनती जा रही है। तो इनके घर जाने में कितना अरसा लगेगा, क्योंकि पता है कि किसके हाथ में ताकत है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, और जो ताकतवर नहीं होता उसका क्या हाल होता है। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हुआ था, जो इमरान खान का हुआ था, और गुलाम इसाक खान और मियाँ नवाज शरीफ साहब दोनों ही चले गए थे। तो अगली खबर की तरफ आते हैं। ये यहाँ पे हमने इस बात को मुका दिया, इसको ख़त्म कर दिया। तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से 18वीं आईनी तरमीम पर एक मरतबा फिर वाबिला किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिंध के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। मजीद उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी ज़रा मुलाहजा कीजिए, लेकिन हमने जिस नुक्ते की बात करनी है उसको बाद में देखते हैं। इस्लामाबाद चाहता है तालीम बहबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे, इक़दाम गलत होगा। वफाक ने NICVD भी लेना चाहा। खैबर पी के हेल्थ कार्ड अवाम से नाइंसाफ़ी है, सूबे का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया। तो यहाँ पे हमने बात करनी है जो आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया
کہ صحت کارڈ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ عوام سے ناانصافی اور صوبے کا بجٹ صحت کارڈ پر لگا دیا گیا. یہ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے. سوچنے کی بات ہے کہ صحت کارڈ کا کتنے لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے. پورے پاکستان میں عمران خان کی طرف سے صحت کارڈ تھا, سندھ میں بھی تھا, پنجاب میں بھی تھا, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں بھی صحت کارڈ چلتا تھا. اس سے لاکھوں لوگوں نے بلکہ لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ایک غریب آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے دل کا بائی پاس کروا سکے. یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے 2 نمبری کی گئی, تو 2 نمبری کرنے والوں کو پکڑنے کی بجائے آپ کہہ دیں کہ صحت کارڈ کو ہی ختم کر دیا جائے. اس سے بڑی نان سینس کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کیوں جاری ہے. پنجاب میں بند کر دیا گیا, لیکن ناظرین یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے جن کو نہیں پتا کہ پنجاب میں مکمل طور پر صحت کارڈ بند نہیں ہے. پاکستان میں کئی ہاسپٹل ایسے ہیں جن میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ صحت کارڈ جاری ہے اور شناختی کارڈ دکھا کے وہاں پہ علاج ہو سکتا ہے. آپ کو تلاش کریں کہ وہ کون سے ہاسپٹل ہو سکتے ہیں. یقینی طور پر لاہور میں بھی ہیں, دیگر شہروں میں بھی موجود ہیں. لاہور میں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ہوں. بہرحال صحت کارڈ بند ہونے کے باوجود بھی مکمل طور پر بند نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری سندھ میں مکمل طور پر بند کر چکے ہیں اور ان کو تکلیف ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ سہولت مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے. آخری خبر کی طرف چلتے ہیں. منشیات فروشوں کی شامت آئی پڑی ہے. کل 20 کو مارا گیا تھا اور آج بھی پتہ چلا ہے کہ 18-19 کو آج بھی پھڑکا دیا گیا ہے. منشیات فروش اور اس سے پہلے ڈاکوں کی شامت آ چکی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکیتی کے دوران ریپ کرتے ہیں یا ویسے ریپ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی CCD کے ہاتھوں شامت آ چکی تھی. کیسے ان کو پھڑنا ہے اور جو سیدھے راستے پر نہ آئے ان کو کیسے پھڑکانا ہے. اجازت دیجیے.